में बंद 13 लोगों की रिहाई के लिए लंबे समय से संघर्षरत हैं। कोर्ट में तमाम अलग अलग पड़ावों पे उनका हस्तक्षेप रहा है और ख़ास तौर से इस समय उनकी भूमिका और अहम है जब वॉशिंगटन पोस्ट ने एक बड़ा खुलासा किया है कि भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार रोना विल्सन, जो एक राजनीतिक कार्यकर्ता दिल्ली में थे जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, उनका जो लैपटॉप था उसमें जिस तरह की जो आपत्तिजनक सामग्री पुलिस ने साक्ष्य के तौर पर पेश की थी, वॉशिंगटन पोस्ट का खुलासा है कि यह एक प्लांटेड एविडेंस था। इसमें इस एविडेंस को जो उन्होंने बहुत मुश्किल से पुणे से हासिल किया था, पुणे में जब मामला चल रहा था, इसे मिहिर और उनके साथियों ने अमेरिका में भेजा था ताकि पता चल सके कि जो साक्ष्य पुलिस पेश कर रही है वह वाकई सही है कि नहीं। और अब यह पता चला है कि ये साक्ष्य फैब्रिकेटेड है, प्लांटेड है। आइए जानते हैं मिहिर देसाई से इस पूरे की पूरी केस में क्या हो रहा है और जो अभी खुलासा हुआ है इस पूरे मामले में सुई कहाँ टिकती है शक की। न्यूज़ क्लिक में मिहिर जी आपका बहुत स्वागत है। अभी आपसे जो हम बात करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, वॉशिंगटन पोस्ट में जो एक अहम खबर आई है जिससे यह पता चलता है कि भीमा कोरेगांव मामले में खास तौर से उसमें जो रोना विल्सन को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, जो साक्ष्य पेश किए गए थे वह साक्ष्य फैब्रिकेटेड थे उस खबर के मुताबिक। उस मामले से आप जुड़े रहे हैं तमाम और लोगों के साथ। हमारे दर्शकों को बताइए कि यह जो खबर आई है वॉशिंगटन पोस्ट में, यह जो पूरी पड़ताल रही, जो एक लंबा समय निकला, इसका क्या मतलब है? एक आम भारतीय नागरिक इस मामले को कैसे देखे? एक सीधी बात कहूं तो ये है कि जब हमारे कंप्यूटर पे टेम्परिंग होता है, हम सब ये बात तो जानते हैं कि हैक कर सकते हैं लोग, ईमेल हैक करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं और फिर ईमेल से कुछ भेजते रहते हैं, तो हमें पता है। लेकिन और मुझे यहाँ लगता है कि यहाँ राज्य एस्टैब्लिशमेंट का रोल है कि जब एस्टैब्लिशमेंट हमारी सर्वेलेंस करता है, जो नहीं करना चाहिए, सर्वेलेंस करता है, उतना ही नहीं, वो सर्वेलेंस के थ्रू हमें क्रिमिनल बनाने की कोशिश करता है। जैसे कि इस मुद्दे में हुआ कि क्या हुआ कि कंप्यूटर, रोना विल्सन का कंप्यूटर था। रोना विल्सन के कंप्यूटर में एक मेलवेयर डाला गया। मेलवेयर डाला गया यानी एक सॉफ्टवेयर डाला गया जिसकी वजह से जो व्यक्ति वो मेलवेयर डालता है वो रोना विल्सन के कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता है। वो वहां से कुछ भी निकाल सकता है, कुछ भी डिलीट कर सकता है, कुछ भी डाल सकता है वो कंप्यूटर में। ये एक सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर है, लेकिन है। तो ये मेलवेयर, न तो सिर्फ मेलवेयर डाला गया, यानी नॉर्मल हैकिंग होता है क्या, कुछ पैसा निकालने को, ये करने को, वो हैकिंग होता रहता है। लेकिन यहाँ सिर्फ कुछ डिलीट करने के लिए नहीं, कुछ इंसर्ट करने के लिए ये मेलवेयर का उपयोग किया गया। यानी ये मेलवेयर डालने के बाद जब वो व्यक्ति को रोना विल्सन के कंप्यूटर पे कंट्रोल आ गया, फिर उन्होंने 2 साल के दरमियान, और ये 2 साल चला, 2 साल के दरमियान फ्रॉम टाइम टू टाइम अलग अलग डॉक्यूमेंट्स जो रोना विल्सन को और दूसरे लोगों को इम्प्लीकेट करे वैसे डॉक्यूमेंट्स डालने चालू किए। और 2 साल, एक जो रेड हुआ अप्रैल में, उसके एक दिन पहले तक ये मेलवेयर ये डॉक्यूमेंट्स डाले गए उनके कंप्यूटर। तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ रोना विल्सन या भीमा कोरेगांव केस का ही सवाल नहीं है, ये अपने पूरे सारे देश का सवाल है कि ये आज रोना विल्सन के कंप्यूटर से हुआ, कल मेरे या आपके कंप्यूटर से हो सकता है, किसी के भी कंप्यूटर पे से हो सकता है। एक चीज हाँ, मिहिर जी बताइएगा हाँ। कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये कौन लोग इस्तेमाल करते हैं, और क्योंकि ये कोई नया सॉफ्टवेयर तो है नहीं और इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल पहले भी होता रहा होगा या होता हुआ है, भारत में हुआ है, तो ये बेसिकली क्या कुछ एजेंसीज के पास रहता है या पर्सनल हैकर्स के पास रहता है? अभी तक हमारे पास क्या जानकारी है इस सॉफ्टवेयर को लेकर? अभी तक जो जानकारी है वो ज्यादा करके ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पास रहता है,
यह सॉफ्टवेयर, अभी तक की जानकारी के मुताबिक मैं कह सकता हूँ, शायद हो सकता है ज्यादा स्प्रेड भी हो गया हो, लेकिन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पास होता है जो इसका उपयोग कर सकती है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर डालने के लिए और फिर उसका उपयोग करके चीजें डालने के लिए आपके पास बहुत वक्त चाहिए, बहुत टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए, ओके, और फाइनेंसेस चाहिए। तो ये तीनों चीज जो है मतलब ये काफी महंगा है ये सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर शायद महंगा नहीं होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं, मैं अभी तक बाजार में गया नहीं खरीदने को ये सॉफ्टवेयर, लेकिन एक बात जरूरी है कि ये सॉफ्टवेयर पाना मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि हम जाए और ये सॉफ्टवेयर ले ले कहीं से भी, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से इसके ऊपर अभी तक जांच हो रही है, ये सॉफ्टवेयर किस तरह से मिलता है वगैरह, तो वो शायद जांच अभी थोड़े थोड़े दिनों में आएगी वो बाहर। हाँ, ये थोड़ा सा बताइए कि ये जो रोना विल्सन का कंप्यूटर है, अगर यह साबित होता है, क्योंकि जैसा कि लग रहा है कि 1.5-2 साल से उस कंप्यूटर पे काम चल रहा था, और क्योंकि आप इस केस से जुड़े रहे हैं बाकी तमाम लोगों के साथ, थोड़ा ये बताइए कि इस कंप्यूटर के साक्ष्य कितने अहम इस केस को बनाते हैं। जो कंप्यूटर को आधार बना के केस बनाया गया है वो कितना है, कितने लोगों को इस परिधि में लिया है? देखो 16 लोगों को अरेस्ट किया गया है आज के दिन में। उसमें से करीबन कम से कम 12 या 13 लोगों के बारे में तो ऐसा कहा गया है कि उनके खिलाफ कंप्यूटराइज इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। ये ऐसा नहीं है कि उनके कंप्यूटर से मिला हुआ एविडेंस है, क्योंकि जैसे कि आनंद तेलतुंबड़े है, तो उनके खिलाफ उनके ऊपर ये चार्ज लगाया गया है कि रोना विल्सन के कंप्यूटर से आपके बारे में एक लेटर मिला है। आनंद तेलतुंबड़े के कंप्यूटर से नहीं मिला है, रोना विल्सन के कंप्यूटर से मिला है। उसी तरह से दूसरे अलग अलग लोग हैं, उनके बारे में भी ऐसा कहा गया है। 4 या 5 कंप्यूटर ऐसे हैं जिसके लिए बोल रहे हैं कि उनके कंप्यूटर से एविडेंस मिला है। उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण जो है वो रोना विल्सन का है, तो इसलिए हमने रोना विल्सन के कंप्यूटर के ऊपर ज्यादा पहले इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर किया। तो ये तो आप देखिए कि उनका जो पूरा केस है प्रोसिक्यूशन का, वो यही केस है। क्योंकि केस चालू कैसे हुआ? केस चालू हुआ बिना भीमा कोरेगांव में एल्गार परिषद में किसी ने जाके स्पीच दी और वो स्पीच से वायलेंस हुआ। अभी न तो रोना विल्सन वहां थे, ना सुरेंद्र गडलिंग वहां थे, ना आनंद तिलतुमड़े वहां थे। किसी का कहना नहीं है कि ये लोग वहां थे, या स्टैन स्वामी या वारा वारा था। तो उनके ऊपर ये तो चार्ज, तो उनका एफआईआर में नाम भी नहीं था। बाद में बढ़ाया गया, बाद में सडनली मार्च में आके प्रोसिक्यूशन बोलती है कि हमारे पास सीक्रेट सोर्सेज है कि ये लोग इन्वॉल्व है। सीक्रेट सोर्सेज क्या है अभी तक हमको पता नहीं है। वो सीक्रेट सोर्सेज के आधार पे वो रेड डालते हैं ये लोग के ऊपर और उनका कंप्यूटर सीज करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में गया था ये मामला, तो सुप्रीम कोर्ट में उनका यही कहना था कि इनके डिवाइसेस से हमको ये डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। हाँ, ये लोग शायद हाजिर नहीं हो गए, हाँ ये लोग नहीं थे भीमा कोरेगांव में, हाँ ये लोग नहीं थे एल्गार परिषद में, लेकिन इनके खिलाफ हमको डॉक्यूमेंट्स कंप्यूटर से मिले हैं, तो जिससे वो ये सारे लोगों की कंप्यूटर्स, जैसे सुधा जी क्योंकि यहाँ पर थी दिल्ली में उस समय भी उनके कंप्यूटर्स की बात थी, पेन ड्राइव्स की बात थी, आनंद तेलतुंबड़े जी का आपने जिक्र किया, और ये क्या स्टेन स्वामी और वरवरा राव जो इससे जुड़े हुए हैं गिरफ्तारी, या सुरेंद्र गाडगिल, ये सारे लोगों के क्या खिलाफ ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ही है या कुछ और भी? हाँ, हाँ, नहीं, अभी तक जो उन्होंने बताया वो इलेक्ट्रॉनिक, और 3 चार्जशीट फाइल हो गए हैं। तो 3 चार्जशीट में अगर मैं कहूं कि 90 to 95% इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात की है। 4-5% ऐसी बात की है कि कोई ने किसको कहां तो भी देखा। जैसे आनंद के खिलाफ ऐसी कोई बात नहीं है, या स्टेन के खिलाफ ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन स्टेन स्वामी के खिलाफ क्या है कि आपके कंप्यूटर से हमें 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 ऐसा लेटर मिला है कि आप सेंट्रल कमिटी माओइस्ट के साथ संबंध में थे। अभी स्टेन स्वामी को पता नहीं है सेंट्रल कमिटी क्या है, कुछ नहीं है, तो लेकिन अभी तक उनकी क्लोन कॉपी हमारे पास आई नहीं है। तो वो जब आएगी तब हम उसको एग्जामिनेशन को भेजेंगे। अच्छा, चूंकि इनकी क्लोन कॉपी आपके पास आई, वो कैसे आपको हासिल हुई? ये जो क्लोन कॉपी है जो आपने अमेरिका में उस संस्था को भेजी, कैसे हासिल हुई? हमने पुणे कोर्ट में, तब केस पुणे कोर्ट में था, पुणे पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तभी हमने पुणे कोर्ट में एप्लीकेशन किया कि जो कंप्यूटर के आधार पे वो लोग हम बोल रहे हैं कि हम गुनहगार हैं, वो कंप्यूटर की हमें क्लोन कॉपी या मिरर इमेजेस हमको मिलनी चाहिए, सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं।
नहीं, क्लोन कॉपी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो कंप्यूटर में, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो आप दे देंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट तो आपने दिए, लेकिन उससे कोई पता नहीं चलता ये डॉक्यूमेंट आया कहां से कंप्यूटर पे। खास करके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में ये प्रॉब्लम होता है। नॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, नॉर्मल एविडेंस में ये प्रॉब्लम नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। तो इसलिए हमने मांगी कि हमको क्लोन कॉपीज चाहिए। कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया उनको। तकरीबन तकरीबन किस समय की बात है, कितना समय हुआ ये इसको? करीबन 2018 के लास्ट पार्ट की बात है, 2018 के। लेकिन फाइनली कोर्ट ने ऑर्डर किया, और फाइनली ये लोग ने दिया हमें दिसंबर 2019 में क्लोन कॉपीज। ओके, तो क्लोन कॉपीज जो मिली हमें, वो भी अब तक सब नहीं मिली है, जो लेकिन रोना की मिली, सुरेंद्र की मिली, वो हमें 2019 में मिली, दिसंबर में। फिर ये कोविड वगैरह चालू हो गया, हम लोग भी ढूंढ रहे थे कि किसके पास भेजे, और फाइनली जुलाई 2020 में हमने ये संस्था से कांटेक्ट किया, डिफेंस टीम ने। इस संस्था आर्सेनल। के बारे में थोड़ा बताइए, और जो डिफेंस टीम है उसमें कौन कौन लोग आपके साथ हैं, थोड़ा उनके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। डिफेंस टीम में देखिए 3 लेवल पे ये केस चल रहा है। एक तो सेशंस कोर्ट यानी स्पेशल कोर्ट है, जहां ट्रायल चल रही है। कई बार मामले हाई कोर्ट जाते हैं, कई बार मामले सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। तो अभी जब जैसा कि नीचे की सेशंस कोर्ट की डिफेंस टीम है, उसमें कई कई लोग हैं, जैसे कि सुदीप पासबोला है, सत्यनारायण है, सूजन इब्राहिम है, और फिर डॉक्टर युग चौधरी है, कई लोग हैं जो वहां है। हाई कोर्ट पे लेवल पे मैं हूँ, सुदीप पासपोला है, दूसरे भी कई कई वकील है हाई कोर्ट के लेवल पे। सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे कपिल सिब्बल ने हमारे लिए अपीयर हुए थे। वृंदा है, वृंदा ग्रोवर है, नित्या नित्या रामकृष्णन है। तो वैसे और अभी बारा राव का जो केस चल रहा है हाई कोर्ट में, जी बम्बई हाई कोर्ट में, उसमें इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर है। तो कई सारे वकील इसके साथ जुड़े हुए हैं। जी तो जी जी। तो इसलिए इन्होंने यानी कि एक डिफेंस टीम बदलती रहती है, ऐसे नहीं कि एक ही डिफेंस टीम है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा केस कब चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, यहाँ चल रहा जी। है। तो बदलती रहती है, लेकिन ये लोग सब कांस्टेंट है पहले से। और ये जो आपने सेलेक्ट किया कि आप अमेरिका भेजेंगे, तो उससे क्या मतलब कितना लगता है कि ये जो भेजने का फैसला था, और उससे अब क्या राह निकलती है? देखिए, उसमें ऐसा था कि हमें, जैसे मैंने कहा कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जैसे कि रोना विल्सन है या सुरेंद्र गडलिंग है, या और भी लोग हैं जिनके कंप्यूटर से कहा गया कि हमें ये डॉक्यूमेंट मिले हैं, वो पहले से कहते आ रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट हमने कभी देखे ही नहीं है, तो ये हमारे कंप्यूटर पे कैसे आए। ये एक सवाल पहले से आया है। फिर हमने सोचा कि अभी हम जांच कर, हम तो वकील हैं, हम अगर फिजिकल डॉक्यूमेंट है तो उसको एग्जामिन कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन करने की हमारी क्षमता नहीं है। तो हम कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास जाए और बोले कि भाई आप इसका इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कीजिए। तो कई लोगों ने हमें नाम सुझाया, ये क्योंकि इंटरनेशनली ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का काफी अभी बढ़ गया है। इंडिया में इतना नहीं हुआ है, अभी अभी चालू हो रहा है, लेकिन इंटरनेशनली काफी बढ़ गया है। तो कई लोगों ने नाम सुझाया कि आर्सेनल है, जिन्होंने बॉस्टन बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में इन्वेस्टिगेशन किया था, जिन्होंने टर्की में जब 10 या 11 ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, उनके कंप्यूटर पे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले थे, उसमें भी उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था। वो लोग को फिर छोड़ना पड़ा था, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन से साबित हुआ कि ये प्लांट किए हुए डॉक्यूमेंट्स है। तो इसलिए फिर हमने आर्सेनल को अप्रोच किया और कहा कि आप अगर इसमें देख सकते हैं, तो उन्होंने अग्री किया, और फाइनली ये रिपोर्ट बाहर आया है। क्योंकि उनके सीईओ ने भी बोला है, जो मार्क स्पेंसर हैं, उन्होंने भी हाँ, काफी ब्रीफ किया है इसके बारे में मीडिया में, कि और वो तकरीबन 100% इसके साथ बोल रहे थे कि ये फैब्रिकेटेड है और किस तरह से डाला गया। नॉट ओनली दैट, एक और चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो बात आई पहली बार, वो वॉशिंगटन पोस्ट में आई। यानी कल फर्स्ट रिलीज वॉशिंगटन पोस्ट में हुआ। वॉशिंगटन पोस्ट वालों ने भी 3 इंडिपेंडेंट कंप्यूटर एक्सपर्ट से, लैब से, ये रिपोर्ट की जांच करवाई कि ये हम इसे छाप सकते हैं कि नहीं। उन्होंने कहा हाँ, तभी ये रिपोर्ट जाहिर हुआ। यानी इसका पीयर रिव्यू हो गया है, इसको जो जिन्होंने किया है उन्होंने बोला है कि हमने ये रिव्यू किया है। तो मेरे ख्याल से रिपोर्ट बहुत ही सॉलिड है और अनइम्पीचेबल है।
एक चीज आपसे और जानना चाहूंगी कि जिस समय ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, उस समय जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी जो ये साक्ष्य पेश किए गए थे, इसको लेकर काफी जो उनका ऑब्जर्वेशन था वो काफी रिजर्वेशंस वाला था। उसके बारे में थोड़ा बताइए कि उस समय उन्होंने क्या कहा था। और उन्होंने उन्होंने ऑफ कोर्स उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पे नहीं कहा था, क्योंकि वो भी लीगल एक्सपर्ट है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट नहीं है। लेकिन उन्होंने जब पढ़े लेटर्स, कुछ खास करके सुधा भारद्वाज के कुछ लेटर्स पढ़े, तो बोले कि ये लैंग्वेज कोई और चंद्रचूड़, आपको आपको मालूम होगा कि चंद्रचूड़ महाराष्ट्रियन है, तो उनको मराठी उनकी मदर टंग है। और सुधा भारद्वाज कभी महाराष्ट्र में रही नहीं है, उनकी मदर टंग या उनको मराठी आती नहीं है। तो उन्होंने जब लेटर पढ़े तो बोले कि ये जो लैंग्वेज है लेटर्स में, जो सुधा के लेटर्स है जो कंप्यूटर से मिले हैं, वो लैंग्वेज लगती नहीं है, ये कोई मराठी जानने वाले की लैंग्वेज लगती है। ये कोई जिसको मराठी आता नहीं है वो ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं कर सकता है। तो उन्होंने डाउट जताए थे, लेकिन ये डाउट इलेक्ट्रॉनिक बेस पे नहीं थे, लेकिन लैंग्वेज बेस पे थे। लेकिन ये यही दिखाता है कि ये लेटर्स जो है वो सुधा के नहीं थे, या जो दूसरे लोगों के हैं उनके नहीं थे। एक चीज अब ये मिहिर जी आप ही बताइए कि ये जब सब कुछ सामने आ गया है, आज मुंबई हाई कोर्ट में भी रोना विल्सन की बेल के लिए दरवाजा खटखटाया गया। आगे का रास्ता क्या दिखाई दे रहा है आपको? हमारी तो डिमांड है कि दो तीन डिमांडें हैं हमारी कोर्ट में भी। हमारी ये डिमांड है कि ये रिपोर्ट आने के बाद कम से कम पहले तो इनको सबको बेल पे छोड़ना ही चाहिए, क्योंकि आपने उनको बेल पे इसलिए नहीं छोड़ा है क्योंकि कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। अब जब जब प्राइमा फेसी आप दिखाई दे रहा है कि ये एटलीस्ट आप ऐसा तो बोल सकते हैं कि ये जो कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट्स है वो डाउटफुल है। एटलीस्ट इतना तो आप बोल सकते हैं कि ये डाउटफुल है। तो अगर ये डाउटफुल है तो कम से कम ये लोग को जेल में, ट्रायल एक अलग बात है, लेकिन कम से कम जेल में से छोड़ो। हमारा तो ये भी कहना है कि ये पूरा ट्रायल है उसको क्वॉश करो, क्योंकि ये कंप्यूटर डॉक्यूमेंट के आधार पे ये ट्रायल है। ये कंप्यूटर डॉक्यूमेंट पूरा एकदम टेम्पर्ड डॉक्यूमेंट्स है, तो उसे छोड़ो। हमारा ऐसा भी कहना है कि ये कॉन्स्पिरेसी किसकी है उसे वो इन्वेस्टिगेट करो। कॉन्स्पिरेसी भीमा कोरेगांव की नहीं थी। कॉन्स्पिरेसी ये लोग को भीमा कोरेगांव में इम्प्लीकेट करने की कॉन्स्पिरेसी है। वो कॉन्स्पिरेसी कौन किया, कौन कौन उसमें शामिल है ये लोग के कंप्यूटर को टेम्पर करने में, वो आप इन्वेस्टिगेट करो जिसकी जरूरत। क्या ये पता चल सकता है कि किसने टैंपर किया? क्योंकि जो रोना विल्सन के संदर्भ में बात सामने आ रही है, उसमें यह भी पता चल रहा है कि गिरफ्तारी के ठीक एक दिन पहले तक उनके कंप्यूटर में, तो यानी तो ये बहुत लिंक बहुत स्टैब्लिश जैसा है कि अगले दिन गिरफ्तारी हो जाती है और एक दिन पहले उनके सबसे जो विस्फोटक चीजें हैं वो उनके लैपटॉप में डाली जाती हैं। तो ये तो बहुत ही अजीब, मतलब ये संयोग नहीं हो सकता। मेरे मेरे ख्याल से अब जो इंफॉर्मेशन चाहिए कि कौन किया है, वो सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज डिमांड कर सकती है, क्योंकि इंटरनेशनल आईपी एड्रेसेस वगैरह जो, क्योंकि वहां वीपीएन जो वेरी प्राइवेट नेटवर्क करके नेटवर्क है, उससे ये सब डाला गया है। अभी वो उसमें क्या है, नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मली आईपी एड्रेस बोलते हैं, वो आईपी एड्रेस से आपको पता चलता है कौन से कंप्यूटर से आया है, कहां से आया है। अभी ये जो पूरा मेलवेयर है उसमें आईपी एड्रेस आपका आधे आधे मिनट पे बदलता है। यानी एक मिनट पे दिखाएगा कि एम्स्टर्डम से है, एक मिनट पे दिखाएगा पेरिस से, एक मिनट पे दिखाएगा जापान से। सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज डिमांड कर सकती है कि यहाँ आपके देश में ये हुआ है, आप बताइए, आपके देश वाले बताएंगे कि क्या हुआ। तो ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को डिमांड करने की, ये कोई सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट ये नहीं बता सकेगा। जी, एक आखिरी चीज जो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो रोना विल्सन वाला मामला, क्योंकि उसकी उनकी आपको कॉपी मिली थी जो आपने भेजी, क्या ये जो बाकी जो टोटल 13 लोग हैं, ये सारे लोगों के ऊपर जो आरोप है या जो गिरफ्तारियां हैं, उनको भी उन पर भी सवाल उठाती है, या सिर्फ रोना विल्सन और एक दो लोगों के ऊपर सवाल उठाती है? कम से कम 5 लोगों के ऊपर सवाल उठाती है। दूसरी बात कि कम से कम 4 से 5 लोगों के ऊपर सवाल रोना विल्सन का उठाते हैं। उसी तरह से अगर गार्डलिंग का किया, सुरेंद्र गार्डलिंग जिसका कंप्यूटर से है, और स्टेन स्वामी का,
ऐसे 2-3 कंप्यूटर अगर हम देखेंगे तो एटलीस्ट 10-12 लोग के ऊपर तो सवाल सीधा उठता है। बाकी लोगों के खिलाफ एविडेंस है ही नहीं। बाकी के लोगों के खिलाफ एविडेंस ये है कि आपने ये लोग के साथ मिलके कुछ ये लोग के साथ आप मिले हुए हैं, इसलिए आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। अभी ये लोग जिसके साथ मिले हुए हैं वही उनके खिलाफ ही केस नहीं है, तो बाकी लोग के खिलाफ केस होने का सवाल ही नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से ये पूरा एक जो षड्यंत्र है, ओके, और ये कॉन्स्पिरसी है। एक बार आप, क्योंकि चार्ज कॉन्स्पिरसी का है, किसी के ऊपर चार्ज ये नहीं है कि आपने जाके बम लगाया या आपने जाके किसी को गोली मारी या आपने कुछ ड्रग्स खरीदे, इस तरह का, या तो आप खुद कोई टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल हुए, ऐसा तो चार्ज किसी के सामने नहीं है। आप तो चार्ज क्या है? कॉन्स्पिरसी का है। कॉन्स्पिरसी में 20 लोग, 15 लोग, 20 लोग के माइंड मिलते हैं। अगर उसमें से सबके आधे लोग के माइंड ही चले गए तो क्या कॉन्स्पिरसी, क्या रह जाता है? तो आपको लगता है कि बचाव का एक रास्ता मिलता है इस रिपोर्ट के बाद? हाँ, 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 मुझे लगता है बचाओ। अभी वो तो कोर्ट तय करेंगी कि कितना किस तरह से। आज कोर्ट का क्या नहीं, आज रिस्पॉन्स? नहीं, आज कल तो कोर्ट में दाखिल किया गया है। तो अभी जी एक 8-10 दिन के बाद एक तारीख मिलेगी, जी क्योंकि अभी ये कोविड की वजह से कोर्ट भी जरा धीरे धीरे चली है। तो 8-10 दिन के बाद मेरे ख्याल से कोर्ट में भी थोड़ा लंबा चलेगा, सामने वाले को भी जवाब देना पड़ेगा। देखते हैं अभी जी 8-10 दिन में पता चलेगा। लेकिन शायद ये पहली बार हुआ है कि इस तरह से एक इंटरनेशनल एजेंसी ने इंडिपेंडेंट जांच करके किसी मामले में अपनी रिपोर्ट दी, या इससे पहले भी कभी हुआ है ऐसा? मुझे पता नहीं है, हुआ होगा शायद, लेकिन मुझे पता नहीं है। लेकिन पॉसिबल है कि किसी एजेंसी ने की हो जांच, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे, क्योंकि ये एजेंसी का खुद का कहना है कि हमने सैकड़ों जांचें की है, लेकिन जो हमें ये कंप्यूटर का टेम्परिंग मिला है, इतना टेम्परिंग हमने कभी देखा नहीं है। ये खुद रिपोर्ट में लिखा है, रिपोर्ट के अंदर लिखा है कि इस तरह की टेम्परिंग हमने आज तक देखी नहीं है। 2 साल तक आप एक कितना प्लानिंग है, इतना कितनी कॉन्स्पिरसी है, वो दिखाती है। तो मेरे ख्याल से एक बहुत, और ये सिर्फ, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये सिर्फ बीमा कोरेगांव का सवाल नहीं है। ये इस तरह की टेम्परिंग कई जगह पे चल सकती है, कई जगह पे हो सकती है। तो इंपॉर्टेंट होता है कि हम जो भी ह्यूमन राइट्स के डिफेंडर्स है, जो भी डिसेंटर्स है, उनके खिलाफ ये आज अगर बीमा कोरेगांव में वो लोग सक्सेसफुल हुए तो बाकी सब जगह पे ये यूज करेंगे। दिल्ली में तो यूज कर ही रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट भी इसको सीरियसली ले, कि इस तरह के एविडेंस के आधार पे आप लोगों को 2-2, 3-3 साल तक जेल में, हो सकता है अगर ये रिपोर्ट नहीं आती तो कल कन्विक्ट होकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाती। तो आप इस तरह का जो एविडेंस क्रिएट किया जा रहा है, उसके खिलाफ कुछ एक्शन लेनी ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेहर जी, न्यूज़ क्लिक से बात करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।